नमस्कार साथियों, चलते हैं हम फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में। देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन का कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन के कोण का मान क्या होगा? इसने परावर्तन के कोण का मान पूछा है, तो कितना होगा? वो 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण जो होता है आपका, ये परावर्तन कोण के बराबर हमेशा रहता है। ये दोनों आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर रहते हैं। वो परावर्तन के नियम के अनुसार होता है। किसके नियम के अनुसार होता है? परावर्तन के नियम के अनुसार होता है। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 डिग्री होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाए। 4 गुना हो जाए। ठीक, तो इसमें हमें क्या निकालना है? वस्तु की दर्पण से दूरी। हमने माना है कि वस्तु की दर्पण से दूरी u बराबर x सेंटीमीटर मान लिया हमने। u बराबर x सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है, तो वो v बराबर कितनी दी है? तो वो 4 सॉरी वो आपकी 4x आपका हो जाएगा 4x सेंटीमीटर। उसने क्या कहा? आकार का 4 गुना हो जाए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का। तो वस्तु की कितनी है? x सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की कितनी हो जाएगी? 4x सेंटीमीटर। 4 गुना हो गई। फोकस दूरी f कितनी दी है? तो वो आपकी दी है 10 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या लगेगा? 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से क्या समझ अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस में होगी, तो फोकस दूरी माइनस में होगी, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो 1 माइनस का 10 सेंटीमीटर बराबर 1/v का मान कितना है? 4x प्लस 1/x। अब हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 1/10, ये कितना है? माइनस का है, बराबर 4 प्लस 1/4x। इसका एलसीएम लेंगे 4x का और x का, तो ऊपर क्या आएगा? 4 प्लस 1x। हम इसको दोनों को बराबर कराएंगे तो क्या आ जाएगा? इक्वल करेंगे तो आपका माइनस का 1/10 बराबर जी 5/4x। तो आपका x बराबर आ जाएगा 50/4। x बराबर क्या आ गया? 50/4। अब दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है, तो x का मान हम रख देंगे। तो x का मान कितना है? x का मान 50/4। तो 4 का हम भाग देंगे इसमें 50 में, तो कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसको एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है? तो अपसारी दर्पण किसको कहा जाता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर है उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण को ही हम अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। तो देखें कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो इस चैनल पर नए हों या पुराने हों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर लें और इसको शेयर ज़रूर करें जो इस क्लास से वंचित हैं। ओके, और जहाँ भी आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और देखें कि इसमें चैनल में किस प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं। आपको इस चैनल से बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है। आपको इसी में रीजनिंग भी मिलेगी। आपको इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट अवेलेबल होंगे। बस थोड़ा समय चाहिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी? हमें इसकी फोकस लंबाई ज्ञात करनी है। तो वक्रता त्रिज्या दी है, F बराबर होता है R/2। ठीक, तो जहां वक्रता त्रिज्या कितनी दी है, ये 6.2 दी है, अपॉन 2, इसका भाग देंगे तो 3.1 सेंटीमीटर आ जाएगी फोकस लंबाई। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? जब हम किसी वस्तु को C और F के बीच रखते हैं, ठीक, यहाँ पर रखते हैं, तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी ये पूछ रहा है। तो अवतल दर्पण की जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और फोकस, इनके बीच जो वस्तु रखी होती है तो ये इसका प्रतिबिंब एक तो उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा? उल्टा, और वास्तविक बनेगा। अवतल दर्पण में ये उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। सी के बाद बनेगा ऑप्शन नंबर डी। प्रकृति इसकी रहेगी तो उल्टा रहेगा, वास्तविक रहेगा, और केंद्र के बाद बनेगा, इसके बाद बनेगा, यानी वक्रता केंद्र सी के बाद बनेगा इसका प्रतिबिंब। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी के बाद। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो वो आपका कैसा होता है? अत्यधिक आवर्धित होता है। कैसा होता है? अत्यधिक आवर्धित होता है। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित वक्रता केंद्र और फोकस के बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? छवि का निर्माण बताना है कि कहाँ पर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी इसका राइट हो जाएगा। वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर, वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी जो है आपका वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु F पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है? तो कौन सा कथन लागू होता है? तो वो आपका सी नंबर है, जो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है, यानी वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर ही रख दिया, ठीक है, वक्रता केंद्र पर ही रख दिया, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा इसका बी, वास्तविक और समान आकार का, वास्तविक और समान आकार का इसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो किसी गोलाकार दर्पण की जो है परावर्तक सतह के व्यास को हम क्या कहते हैं? तो वो छेद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
छिद्र 20 सेंटीमीटर की वक्रता की त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऑप्शन नंबर डी 10 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। वो वही फॉर्मूला F बराबर R/2 वक्रता त्रिज्या दी है, फोकस दूरी निकालनी है, तो 20/2 हो जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, तो मतलब कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी ये नहीं है, रियर व्यू दर्पण के रूप में यह ऑप्शन नहीं है। टॉर्चों में किया जाता है, सेविंग दर्पण के रूप में, हेडलाइट्स के रूप में, इन सभी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी। तो जब अनंत पर रखते हैं अवतल दर्पण में वस्तु को हम, तो छवि कैसी बनेगी? तो वो छवि फोकस केंद्र F पर वास्तविक उल्टी अत्यधिक संकुचित छवि बनेगी। अत्यधिक संकुचित छवि बनेगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वो वास्तविक होगी, उल्टा और छोटा होगा। कैसा होगा उसका प्रतिबिंब? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा प्रतिबिंब होगा। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात वो रेखीय आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। आवर्धन बराबर क्या होता है? तो वो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता बराबर। ठीक, तो देखिए आवर्धन बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवर्धक शीशा होता है, तो आवर्धक शीशा उत्तल लेंस होता है। जो होता है आवर्धक शीशा कैसा होता है? उत्तल लेंस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई निकालनी है हमें कि इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है। तो आवर्धन m बराबर यानी क्षमता जो है आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन क्या हो जाएगा? वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो क्या हो जाएगा? v बराबर यहाँ क्या दिया है? -60 और u बराबर क्या दिया है? -30। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी है। तो ये प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई कितनी है? 1.2 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? -60 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी कितनी है? तो -30। कैसे निकालेंगे? तो ये आ जाएगा आपका 30 दूनी 60 हो जाएगा, तो ये 2.4।
माइनस का 2.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण आवर्धक गिलास में निम्न शामिल है। तो साधारण आवर्धक गिलास में क्या शामिल है? तो वो ऑप्शन नंबर छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस, फोकस छोटी लंबाई के उत्तल लेंस ये शामिल है। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। तो आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? तो वो धनात्मक होना चाहिए। कैसा? धनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह किस रंग का होता है? तो वो बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? तो कौन से बिंदु हैं जो हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? तो वो होते हैं प्रकाशिक केंद्र। जो प्रकाशिक केंद्र बिंदु होते हैं वो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी वास्तविक गहराई से कम गहरा है। वह इसकी वास्तविक गहराई से कम गहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर झुक जाती है। क्या हो जाती है? दूर हट जाती है अविलंब से, जब सघन से विरल माध्यम में जाती है। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं। इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग कितना होता है? तो ये होता है 2 मिनट बाद। 2 मिनट बाद होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक किसके बराबर है? तो ये आपका ये क्या दिया है? आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ये 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो स्नेल के नियम के अनुसार n बराबर हम देखते हैं कि साइन आई बटे साइन आर। स्नेल का नियम है, अपवर्तनांक n है, इसको क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। आई का मान कितना है? 45। तो साइन 45 अपॉन साइन कितना है? 30। साइन 45 का मान कितना होता है? तो वो 1 होता है। सॉरी, साइन 45 का मान कितना होता है? 1 अपॉन रूट 2 होता है। और साइन 30 का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2। ये किसके बराबर हो जाएगा? तो हम इसको √2 अपॉन √2 मल्टीप्लाई √2 कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो इसका मान क्या आ जाएगा? बराबर में √2। n बराबर क्या आ जाएगा? √2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, √2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश अविलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा तो प्रकाश की दिशा कैसी होती है? तो प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रकाश की दिशा में
कोई परिवर्तन नहीं होता है। साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है? तो साइन आई और साइन आर का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। एन बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारों के टिमटिमाने का वो एक कारण है कि हवा की विभिन्न परतों की घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा आंसर। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष किससे संबद्ध किया जा सकता है? तो किससे संबद्ध किया जा सकता है? तो वो चाल से संबद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चाल। जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी या उसका क्या बदल जाता है? तो जब प्रकाश होते हुए जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बदल जाती है। जब जल से प्रकाश हवा में प्रवेश करेगा तो उसकी चाल बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √3 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाले पृष्ठ पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण माध्यम में कितने के कोण पर परावर्तित होगी? जब 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो कितने डिग्री के कोण पर परावर्तित होगी? तो n बराबर क्या दिया है? √3 और साइन साइन आई बराबर है 60 डिग्री। तो साइन आर निकालना है हमें। तो ये फॉर्मूला क्या होता है कि आपका n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। n का मान √3 है बराबर, तो साइन आई साइन 60 हो जाएगा अपॉन साइन आर हो जाएगा। तो साइन आर बराबर साइन 60 है अपॉन √3। साइन 60 का मान √3/2 होता है। ठीक। और ये √3 है ही। ठीक है। तो ये √3 से √3 हो जाएगा, 1/1/2 आ जाएगा। तो साइन आर बराबर 1/2 को कितने का मान दिया होता है? साइन 30 का मान होता है। तो आर का मान क्या आ जाएगा? 30 साइन 30। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट है, किसका उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है? तो हम स्नेल के नियम का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना कर सकते हैं। यदि प्रकाश हवा से किसी माध्यम ए में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक कितना है, तो माध्यम ए में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो माध्यम ए में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन क्या होता है? अपॉन माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक। तो हमें प्रकाश की चाल निकालनी है माध्यम में, तो इसका मान निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है अपॉन माध्यम में अपवर्तनांक कितना है? 1.33। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.26 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब
और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण अपवर्तित किरण जो है सभी एक ही तल में होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका के चपटी प्रतीत होने को परिभाषित कर सकती है? परिभाषित कर सकती है वो ऑप्शन नंबर डी है। वायुमंडलीय अपवर्तन जो है ये परिभाषित कर सकती है। नेक्स्ट है, आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाली पिंडों की यादृच्छिक दुलमुल गति को निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? तो वो वायुमंडलीय अपवर्तन द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। दो पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी के अपवर्तनांक n को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका, क्या है ये? अविलंब है। ये माध्यम ए है, ये माध्यम बी है। एक ये आपतित किरण जो आ रही है तो ये अपवर्तन के नियम अनुसार होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। n का मान 1 से बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंगनी, हरे, नारंगी और पीले रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो वो नारंगी का सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रात्रि में तारे जो होते हैं किसके कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो रात्रि में जो तारे होते हैं तो वो आपके किसके कारण दिखाई देते हैं? तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। जल में डुबोए जाने पर कोई छड़ पात्र के अंतरापृष्ठ पर चिपटी हुई प्रतीत होती है। यह किसका एक उदाहरण है? ये किसका एक उदाहरण है? तो वो प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण है। बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य की रोशनी बहुरंगी है। कैसी है? सूर्य की रोशनी बहुरंगी है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी कैसी होती है? तो वास्तविक स्थिति से इसकी थोड़ी ऊंची होती है और यह आभासी स्थिति बदलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऊंची और बदलती रहती है। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देना या दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो वो हम वायुमंडलीय अपवर्तन को जिम्मेदार ठहराया जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है तो वो अस्त होते हुए सूर्य का लाल होना। अस्त होते हुए सूर्य का लाल होना
ये आपका प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? तो सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? तो वो ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है। इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? तो ये एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है तो वो आपका अपवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान है? तो हीरे की चमक में आपका हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक इसका जो योगदान है तो लो लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का योगदान है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक 1.003 है। कितना है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक 1.003 है। इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा है जो गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? तो जो रेफ्रैक्टिव है ये गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी? जब जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल में प्रकाश की गति 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होगी? 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इनके गति के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है। तो किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक ये कैसा होता है? तो वो 1 से अधिक होगा। कैसा होगा? 1 से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो वो ये नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण टिमटिमाती हैं। रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो रात के समय तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है अविलंब से दूर और तीव्र गति से झुकती है। अविलंब से दूर और तीव्र गति से झुकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल में देखने पर इसके अतिरिक्त इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। कितना है? हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है? तो दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है तो वो हवा का होता है। किसका होता है? हवा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय
सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का क्या कारण? तो सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का कारण है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपवर्तन। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा कैसा हो जाता है? तो वह धीमा हो जाता है और नॉर्मल की ओर झुकता है, यानी अवलंब की ओर झुकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, पानी से गिलास तक जाती है तो यह झुकता है, तो यह झुकता है, वो सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है, सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी गति पर प्रभाव पड़ता है कि बढ़ जाती है इसकी गति। क्या हो जाती है? इसकी गति बढ़ जाती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने तक की देरी हो सकती है? कितने तक की देरी हो सकती है? 2 मिनट तक की देरी हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 मिनट। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर कितना है? तो समयांतर है इसका 2 मिनट। कितना है? 2 मिनट समयांतर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम से प्रवेश करता है माध्यम में तो वह धीमा तथा कैसा हो जाता है? तो वह धीमा हो जाता है और वह नॉर्मल से दूर झुकता है। कैसा होता है? नॉर्मल से दूर झुकता है। निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है, यानी बाएं से दाएं? तो वो बर्फ, केरोसिन, बेंजीन और सेंधा नमक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आरोही क्रम को दर्शाता है। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? सबसे कम होता है वो हवा का होता है। इन 4 विकल्पों में से पेट्रोल, तेल, हीरा, हवा में से हवा का सबसे कम अपवर्तनांक होता है, माध्यम का अपवर्तनांक। किसी स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। तो ये तीनों सभी एक ही सतह पर होते हैं। अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में इसमें होते हैं। अपवर्तन में भी होते हैं। ये तीनों एक ही स्थान पर, एक ही सतह पर, और परावर्तन में भी होते हैं। किसके कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है? तो किसके कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है? वो वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन जो होते हैं, तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता है। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है? तो किसी भी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को हम अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? तो किसके प्रभाव से होती है? तो वो अपवर्तन के प्रभाव से होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपवर्तन के प्रभाव से होती है। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है, जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम मृगमरीचिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम मृगमरीचिका कहते हैं।
6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को 5.0 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा? तो व्यास पूछा उसने। ओ कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। पी कितना दिया है? 5 डी है। यू है आपका माइनस का 10 सेंटीमीटर। वी निकालना है, आई निकालना है, आई निकालना है। एफ बराबर 100/P, आपका एफ आ गया 20 सेंटीमीटर। पी का मान कितना है? 5 है, 20 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने 1/F, एफ का मान 20 है, 1/B बराबर प्लस 1/V प्लस 1/U का मान 10 है। तो हम V का मान निकाल लेंगे, तो V का मान आ जाएगा आपका माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब एक फॉर्मूला होता है M बराबर I/O बराबर V/U आपका। तो ये आपका I का मान निकालना है, हम इनका मान रख देंगे। तो आपका I/6 बराबर माइनस का 20/-10। तो आपका I बराबर कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है? एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के लेंस के द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/3 है। कितना है? 1/3। क्योंकि U बराबर दिया है माइनस का 30, V बराबर दिया है माइनस का 10, M बराबर निकालना है तो V/U से हम निकाल लेंगे। 1/3 आ गया आवर्धन। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इन दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता ज्ञात करनी है, तो वो -3 डायोप्टर आ जाएगा। लेंस की क्षमता -3 डायोप्टर। ठीक है। कैसे? कि लेंस अभिसारी लेंस की क्षमता अभिसारी लेंस की क्षमता अपसारी लेंस की क्षमता बराबर ये आपका 100/-50 बराबर यानी +2D आ जाएगा, +2D। लेंस की क्षमता अपसारी की दी, कितनी की? अपसारी। ये अभिसारी की थी, ये अपसारी की आ जाएगी आपकी -100/20 बराबर -5D। ठीक है। हमें निकालना है लेंस के संयोजन की क्षमता P बराबर +2 - 5D। ये आ जाएगा -3D। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? तो ये आभासी और अत्यधिक छोटा इसको निरूपित करता है। आभासी और अत्यधिक छोटा। मान लीजिए कि एक लैंप को 10 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया गया है और लैंप से होकर प्रभावित होने वाली धारा 2A है। 10 सेकंड में लैंप द्वारा उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ऊष्मीय ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो वो आपका कितना आ जाएगा? हमें निकालना है ऊष्मीय ऊर्जा। तो H बराबर VI जो T है इतने जूल है। V बराबर दिया है आपका 10 वोल्ट, I बराबर 2 है 2A और T बराबर
10 सेकेंड। हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों का, तो आपका 200 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 200 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो अपवर्तित किरण किससे होकर गुजरेगी? तो अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। किससे होकर? मुख्य फोकस से होकर। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण, तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण अवचलित रहेगी। कैसी रहेगी? अवचलित रहेगी। गोलीय लेंस बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो वो लकड़ी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी। 10D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो 10D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो क्षमता बराबर आपका 1 फोकस दूरी मीटर में, तो ये आपकी फोकस कितनी आ जाएगी? माइनस का 10 सेंटीमीटर। ओके, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। एक तो P बराबर 100/f का मान कितना है? माइनस का 50 आ जाएगा। अपसारी लेंस, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2D। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा और प्रतिबिंब कितना होगा? तो ये आपका कितना हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 1 से कम और उल्टा होगा। 1 से कम होगा और प्रतिबिंब एक उल्टा होगा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ये आपका किसके बराबर होगा? तो वो V/U के बराबर होगा। एक प्रकाशिक उपकरण Y की फोकस दूरी धनात्मक है। Y1, तो Y1 कैसा है? या तो उत्तल लेंस या अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस है या अवतल दर्पण है। किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर f1 और 2f1 के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। इसका निर्मित प्रतिबिंब कितना होगा? तो कैसा होगा? वो वास्तविक और बड़ा होगा। कैसा होगा? वास्तविक और बड़ा होगा। किसी वस्तु को 4D क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब होगा, तो वो निर्मित प्रतिबिंब आपका होगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। एक 6 सेंटीमीटर ऊंची सुई को हम इतने की क्षमता वाले एक लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? तो सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी आपकी 4 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। ठीक, कैसे होगी? तो वो वस्तु की लंबाई O कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर। P बराबर 100 क्या है आपका? P बराबर 100/f। f का मान कितना है आपका? वो सॉरी, f आपको निकालना है और P का मान कितना है? माइनस का 2.5। ठीक है, तो हम इससे f निकाल लेंगे और फिर हमें v निकालना है, यानी 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। इससे हम
क्या निकाल लेंगे, v निकाल लेंगे। फिर हमें I बराबर I/O बराबर V/U का फॉर्मूला लगा के I बराबर 4 सेंटीमीटर निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? तो इसकी ऊंचाई आपकी होगी ऑप्शन नंबर इसका प्लस 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिछले जैसा वही फॉर्मूला फिर है, वही पिछले क्वेश्चन का 90 क्वेश्चन का फॉर्मूला वही, 2-3 फॉर्मूला वही लगने हैं। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा? तो कितनी दूरी पर बनेगा? तो वो 33.33। ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु को एक 10D क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। निर्मित प्रतिबिंब, तो निर्मित आपका प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी होगा और सीधा होगा। कैसा होगा? आभासी होगा और सीधा। U बराबर -15 दिया है और हमें क्या करना है, F निकालना है, F निकालना है और P बराबर 100/F है। P निकाल लेंगे हम, F, ठीक है। तो ये आपका P कितना दिया है, -10, ठीक है। हम इनका सुलह करेंगे इससे I/O बराबर V/U से, तो ये आपका -6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी, आभासी और सीधा। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो वो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, 2.5, क्योंकि P बराबर होता है 100/F और उसने क्षमता P पूछी है तो हम निकाल लेंगे। F का मान है 40 सेंटीमीटर। एक लेंस के 2 फोकसों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो एक लेंस के 2 फोकसों को मिलाने वाली रेखा आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। जल में डूबे हुए कुछ ऊंचों को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक किसके रूप में कार्य करता है? तो जल आपका एक कार्य करता है, वो भी उत्तल लेंस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इस वस्तु का 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर प्राप्त होगा? तो कितनी दूरी पर प्राप्त होगा? तो वो I बराबर दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, O बराबर है 12 सेंटीमीटर, U बराबर -15 सेंटीमीटर। तो क्या लगाएंगे, I/O बराबर V/U। इस फॉर्मूले से वो आ जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर है? तो फिर से वही m बराबर माइनस का V/U से इस फॉर्मूले से हम लगा लेंगे। तो आपका आ जाएगा क्या, U बराबर दिया है -25, V बराबर दिया है 30, तो निकाल लेंगे तो m बराबर 6/5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, किसी वस्तु को एक 2D क्षमता वाले एक लेंस के मुख्य अक्षर पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब होगा, तो वो आपका आभासी और सीधा होगा। कैसा होगा? आभासी और सीधा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी आपके 100 क्वेश्चन ये नहीं 99 दिए, तो आपके कंप्लीट हुए क्वेश्चंस, ठीक है। तो जिन्होंने ये क्लास अभी पूरी न देखी हो तो वो भी देख लें और डेली क्लास अटेंड करते रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये, जो 10-12 साल से बराबर आ रहे हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें। ओके।